स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जेएससी टेक्निकल में। जैसा कि हमने आपको इसके पहले 4 टेस्ट श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कराया है और आज हम एक नए 5वें टेस्ट श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो टेस्ट श्रृंखला हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो। आज हम प्रैक्टिस सेशन 5वां लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये भी 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है। आज किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, लेखपाल हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं टेस्ट सेशन 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह को किस दिन सौंपा गया है ना। तो 4 ऑप्शन है, 28 जनवरी, बी में 29 जनवरी, सी में 30 जनवरी और डी में 27 जनवरी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया गया। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती किस दिन मनाई गई। लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती किस दिन मनाई गई। ऑप्शन में दिया है 27 जनवरी, बी में दिया है 28 जनवरी, सी में दिया है 29 जनवरी, डी में दिया है 30 जनवरी, है ना। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सचिव कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया। 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, बी में दिया है कानून मंत्री किरण रिजिजू, सी में दिया है विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह या फिर डी में दिया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ही कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया था। अगला देखते हैं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस किस दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन दिया है हमारे पास। ए में दिया है 28 जनवरी, बी में दिया है 29 जनवरी, सी में दिया है 30 जनवरी और डी में दिया है 27 जनवरी। और हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 जनवरी 2022, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस दिन संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। यानी कि जो लोकसभा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है डिजिटल संसद ऐप। उसे किस दिन लॉन्च किया गया। ऑप्शन में दिया है ए में 27 जनवरी, बी में दिया है 28 जनवरी, सी में दिया है 26 जनवरी या फिर डी में दिया है 24 जनवरी। तो ये जो लॉन्च किया गया था ओम बिरला के द्वारा वो किया गया था 27 जनवरी 2022 को।
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यानी भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में दिया है बी आर विश्वेश्वरैया, बी में दिया है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, सी में दिया है एस शिवन, या डी में दिया अरविंद सुब्रमण्यम, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। ऑप्शन में दिया है ए में 50,000 करोड़, बी में दिया है 75,000 करोड़, सी में दिया है 72,000 करोड़, डी में दिया है 60,000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत पूंजी से परियोजनाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्या है, अहमद नासिर अल रायसी इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे किस देश के नागरिक हैं। 4 ऑप्शन दिया है, ए में दिया है यूएई, बी में दिया है ओमान, सी में दिया है सऊदी अरब, डी में दिया है ईरान। तो ये जो अहमद नासिर अल रायसी है जो इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये यूएई के निवासी है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया है ए में रतन टाटा, बी में गौतम अडानी, बी सी में मुकेश अंबानी, या फिर डी में नारायण मूर्ति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रतन टाटा को असम सरकार ने असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्या है कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन में दिया है 1 दिसंबर, बी में दिया है 2 दिसंबर, सी में दिया है 3 दिसंबर, डी में दिया है 4 दिसंबर। तो ध्यान रहे कि हाल ही में तो मना ही गया है। ये जो 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2021 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर दिया है 110, बी में दिया है 108, सी में दिया है 173 और डी में दिया है 166, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है और दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है ना। पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। ऑप्शन दिया है ए में कोई नहीं, बी में दिया है समताप मंडल, सी में दिया है आयन मंडल और डी में दिया है क्षोभ मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल, है ना।
4 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। जब जो इसमें सबसे निचला स्तर होता है वो क्षोभ मंडल का, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। कौन कौन से मंडल है ये हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, है ना। तीसरा है आयन मंडल, आयन मंडल, और चौथा है बहिर्मंडल। ठीक है, ये 4 मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक घनत्व जो होता है हमारा यही क्षोभ मंडल, जो ऑप्शन डी में दिया है क्षोभ मंडल पर होता है। क्लियर। दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो हमारा बहिर्मंडल पे छोड़े जाते हैं, और जो हमारे यहाँ जहाज़े वायुयान चलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह जो चलते हैं, किस मंडल में चलते हैं, तो वो समताप मंडल में चलते हैं। इतना ध्यान दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। ऑप्शन दिया है ए में के कस्तूरी रंगन, बी आर के नारायण, सी मदन मोहन, या फिर डी नवी नारायण। तो ध्यान दीजिएगा, जो के कस्तूरी रंजन है इन्होंने भारत में ही रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इनको रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर डी में दिया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसी को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हम सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, यानी कि जो होता है कि एक एक ऑप्शन के बारे में बताना, तो इतना ज़रूरी हम नहीं समझते हैं, इसलिए क्योंकि समय लंबा चला जाएगा और वीडियो लंबा बन जाएगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हम आपको शेयर कर देंगे, बता देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है, इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे क्या दिया है क्वेश्चन में कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, है ना। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दिया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी में दिया तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी में दिया है दूसरे पंचवर्षीय योजना, या फिर डी में दिया है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि कब किया गया, तो ध्यान दीजिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, समय है, वो 1969 से 1974 के बीच का समय है, और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः एक दशक बाद यानी कि 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 कर दी गई, है ना। समझ में आ गई बात। पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया,
1980 में किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इतना बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर में? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है उपरोक्त में दोनों को, या डी में दिया है उपरोक्त में से किसी को नहीं, है ना। तो ये जो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? वो है 143 के तहत, है ना। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो ये जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 18? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन दिया ए में श्रीगुप्त, बी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, या सी में दिया है समुद्रगुप्त, या डी में दिया है स्कंदगुप्त। किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बताइए। ये जो हमारा समुद्रगुप्त है, इसी को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? है ना। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि गिरनार पर्वत पर कौन सी झील स्थित है? तो वह है सुदर्शन झील। दूसरी बात कि सुदर्शन झील कहाँ पे है? तो गिरनार पर्वत। और क्वेश्चन इस समय क्या दिया है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? ऑप्शन क्या दिया है? ए दिया है स्कंदगुप्त, बी दिया है समुद्रगुप्त, सी में दिया है कुमारगुप्त, या डी में दिया है चंद्रगुप्त। तो ये जो स्कंदगुप्त था, इसी ने ही क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन दिया है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। देख कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये वनडे एग्जाम हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, एसएससी बैंक, किसी की भी हम बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुतों बार पूछा गया है। तो इसको इसलिए हम इस टेस्ट पेपर में सम्मिलित किए हैं। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया है 4, ए में 4 दिया है, बी में 5 दिया है, सी में 6 दिया है और डी में 7 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट भी पूछ देता है कि पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो पंचतंत्र को
विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है असम, है ना। तो जो थोरियम का भंडारण हमारे देश के केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल में थोरियम का भंडारण विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है निम्न में से किस पदार्थ का गंध एथेनोइक अम्ल के जैसी होती है? किसका गंध एथेनोइक अम्ल के जैसी होती है? तो ऑप्शन में दिया है केरोसिन, बी में दिया है पेट्रोल, सी में दिया है बिगेनर, डी में दिया है कोयला। तो ये जो बिगेनर है इसी का जो गंध होता है एथेनोइक अम्ल के समान या जैसी होती है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है? यानी मनुष्य का कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? तो ऑप्शन में दिया है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, बी में दिया है यकृत, सी में दिया है लार ग्रंथि, डी में दिया है पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत क्या है? जो बायोगैस होता है उसमें मीथेन का प्रतिशत पूछा है कि वो कितना होता है। ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन में दिया है ए 60%, बी में दिया है 70%, सी में 75 और डी में 80। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 75% बायोगैस में मीथेन का अंश या भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की आंखों का लेंस कितना मेगापिक्सल का होता है? यानी हम आप और आपके आंखों का लेंस की बात हो रही है कि कितना मेगापिक्सल का होता है। तो ऑप्शन में दिया है 576, बी में दिया है 476, सी में दिया है 376, डी में दिया है 676। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 576 मेगापिक्सल का लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी उसकी गतिज ऊर्जा ए में दिया है 2 गुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, नहीं बदलती है या फिर 4 गुना हो जाती है ना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाती है। एसएससी सीजीएल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में जस्ट 2 गुना प्रभावित होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा? 4 गुना है। अगर उसका वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो 8 गुना हो जाएगा, है ना। यानी ऐसे ही ये उसके जस्ट दुगुने पर कार्य करेगा। क्लियर? क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी में दिया सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी
सी में दिया जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या डी में दिया है चुनाव आयोग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। किसके प्रति? सुप्रीम कोर्ट के प्रति अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, उसी की ये बात कर रहा है और उसका उल्लेख 123 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए में दिया है आयोडीन की कमी से, बी में दिया है लोहे की कमी से, सी में दिया है कैल्शियम की कमी से, डी में दिया है कोबाल्ट की कमी से। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में औसतन कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया है ए में 1 सेकेंड, बी में दिया है 1 मिनट, सी में दिया है 1.5 सेकेंड, या डी में दिया है 0.8 सेकेंड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, ये तो मान लीजिए एक धड़कन को एक बार धड़कने की टाइमिंग पूछा है, अगर वही पूछ दे कि मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया है ए में रामकृष्ण परमहंस, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में दिया है संत तुकाराम। कि जो दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है वो कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को। यही रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के क्या हैं? गुरु हैं। ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस है। अगला क्वेश्चन क्या है? गीता रहस्य नामक पुस्तक की स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है विधान चंद्र राय, या फिर डी में दिया है के.एम. मुंशी। तो ध्यान दीजिएगा जो गीता रहस्य है इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। क्लियर? क्या है? द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? बंगाल, द बंगाल अखबार। ऑप्शन में क्या दिया है? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आनंद मोहन बोस, बी सी नवाब गोपाल मिश्रा, या डी राजनारायण बासु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर? 33 हो गया। 34 नंबर में क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? है ना, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन दिया ए में 1884, 1872, 1881 या 1891। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1882।
1872। ध्यान दीजिएगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है कि पहली बार जनगणना कब हुई, तो वो हम कहेंगे 1872 में। किसके काल में हुई, तो ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई भारत में। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि नियमित जनगणना, नियमित जनगणना की अगर बात की जाए गणना, तो ये हुई थी 1881 में। कितने में, 1881 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, है ना। लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। समझ में आ गया बात, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन में दिया है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया है रामकृष्ण परमहंस, सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने की बात कही थी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने अपना हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्थापित कर लिया था या अपना लिया था, उनके शुद्धिकरण या पुनः अपने धर्म में लौट आने के लिए यही नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। और 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और इसी आर्य समाज के तहत इसका उल्लेख किए थे, वेदों की ओर लौटो। क्लियर हो गया। क्या है क्वेश्चन, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, है ना। तो ये जो ग्रेनाइट है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का क्या है, उदाहरण है, या उसका भाग है, या कह सकते हैं उसका अपरूप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। ऑप्शन 4 दिया है, ए में दिया है 4 जनवरी, बी में दिया है 4 जुलाई, सी में दिया है 21 जून और डी में दिया है 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। एक होता है अपभू, है ना, एक होता है उपभू। अपभू में क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपभू। और वह दिन कब होता है, वही होता है हमारा 4 जुलाई, है ना। अगर दूरी की बात करें तो लगभग में 35,500 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर। दूसरी बात, उपभू क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो वो हमारा उपभू कहलाता है। और वो स्थिति जो हमारी बनती है वो बनती है कब,
4 जनवरी को, है ना। कब बनती है? 4 जनवरी को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक दूरी, तो हो जाएगा 4 जुलाई और उसे हम कहेंगे स्थिति को अपभू। क्लियर। अगला क्या है? दिया है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी सीजन में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें ए में क्या कहा है? लाल सागर, बी में दिया है मृत सागर, सी में दिया है कैस्पियन सागर, डी में दिया है श्वेत सागर, है ना। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल सागर, यानी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्रुवों की बात किया है। 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 किलोमीटर। क्लियर। कैसे होगा हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मान लेते हैं हमारी क्या है? पृथ्वी है ना। अब यहाँ पर बात किया है कि देशांतर, देशांतर जो हमारा होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई लाइन, काल्पनिक रेखा ही हमारा देशांतर कहलाता है। यानी जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे, तो ये जो हमारा लास्ट का है ये हमारा ध्रुव हो जाता है ना। जो बाउंड्री है यही हमारा ध्रुव हो जाता है, मिल जाता है। और इसके बीच कितना अंतराल होता है? तो वो होता है 0 किलोमीटर। क्लियर। अगर यही पूछ देता कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी, ध्रुवों की बात नहीं करता, तो कितना हो जाती? तो वो दूरी हो जाती हमारी 111.31 किलोमीटर, है ना। कितना? 111.31 किलोमीटर हो जाती। लेकिन यहाँ पर ध्रुवों की बात की गई है, वो अक्षांशीय दृष्टि हो या देशांतरी दृष्टि से हो, ध्रुवों पे हमेशा 0 ही होगा। क्लियर। आगे देखते हैं। चालीस नंबर क्या कह रहा है? स्लेट निम्न में से किसका उदाहरण है? दिया है ऑप्शन आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का। किसका हो जाएगा ये हमारा? तो जो हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का। स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान का हमारा उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या है? क्वेश्चन दिया है रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है स्थान कहाँ पे है? उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया हिमालय, बी दिया अटलांटिक महासागर, सी दिया प्रशांत महासागर, डी में दिया है भूमध्य महासागर। तो ये जो पड़ता है रिंग ऑफ फायर स्थान, वो पड़ता है प्रशांत महासागर में। ये लगभग में 75 किलोमीटर एरिया घेरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना का अंतर होता है? ऑप्शन दिया है ए में 0, बी में 12 घंटे, सी में 20 घंटे और डी में 24 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, 24 घंटे। कैसे होगा बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर
क्या है? ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि दोनों समय में कितना अंतर होता है, यानी कि ये दो गोलार्ध में हो गया, एक हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध और दूसरा हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध, है ना। लेकिन समय की बात की गई है तो ध्यान दीजिए, अगर अब कोई व्यक्ति इस रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व दिशा में है तो वो एक दिन, कितना, एक दिन आगे होगा। अगर कोई पश्चिमी गोलार्ध में है तो वो एक दिन पीछे होगा, है ना। अब दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा हमारा, ये 24 घंटे का होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 तारीख है, 20 जनवरी है मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 जनवरी, है ना। अगर यहाँ पे 21 जनवरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 जनवरी। इतना क्लियर हो गया? तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोनों ओर समय में 24 घंटे का अंतराल होता है। आगे देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? कहा है एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ऑप्शन में दिया है चिल्का झील, बी में दिया है बुलर झील, सी में दिया है गोविंद सागर झील और डी में दिया है पुलकट झील। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी पूछ सकता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में क्या कह रहा है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन दिया है असम, बी में दिया है मेघालय, सी में दिया है मणिपुर, डी में दिया है मिजोरम, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 45 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में कि हाथी परियोजना कब शुरू हुई। 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1994, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कितना? 1992। क्यों किया गया? ये इसलिए लिया, हाथी परियोजना चलाया गया कि हमारे देश में हाथियों की संख्या कम हो रही है, उनके संरक्षण, संवर्धन, देखभाल और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, इसलिए हाथी परियोजना को 1992 में शुरू किया गया था। छियालीस नंबर में क्या कह रहा है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है केरल, बी में असम, सी में जम्मू कश्मीर, डी में गुजरात, है ना। तो जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? सैंतालीस नंबर में देखते हैं क्या है। पूछा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में केरल, डी में गोवा। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रप्रभा है अभ्यारण्य वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। किस जिले में है? चंदौली जिले में है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? यानी कि जब सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ पे उस समय कौन राजा था? ऑप्शन ए में दिया है भीमदेव, बी में दिया है मूलराज, सी में दिया है भीमराज फर्स्ट या भीमराज। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमदेव हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? 4 पुस्तक दी हुई है, उनमें से बताना है कि कौन सी अमीर खुसरो की नहीं है। क्या है? खजयन अल फतह, बी में दिया है तुगलकनामा, सी में दिया है तारिख ए अलाह, डी में दिया है तबकत ए नासरी, है ना। तो ये जो डी हो जाएगा तबकत ए नासरी, ये किसकी? अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। किसकी है? तो सिराजुद्दीन मिनहाज की पुस्तक है। किसकी है? सिराजुद्दीन, सिराजू अल हो जाएगा, सिराजू अल मिनहाज की पुस्तक है। कौन सी? तबकत एक नासरी। समझ में आ गया? ये 5वें टेस्ट श्रृंखला का हमारा 5वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है देखते हैं। रिहला किसकी रचना है? हालांकि इसका रिहला नहीं, मिस्टेक हो गया है, रेहला होता है। क्या होता है? रेहला, है ना। किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इब्न बतूता, बी में दिया है अमीर खुसरो, सी में दिया है मलिक मुर्तजा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो रिहला पुस्तक है वो इब्न बतूता की है। क्लियर हो गया? ये था हमारा टेस्ट श्रृंखला 5 का 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट श्रृंखला, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, ताकि जब भी कोई हमारा नया श्रृंखला आए तो इसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे और लोगों के बीच शेयर करेंगे। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।